नमस्कार। आज हम कैलकाटा उच्च न्यायालय के एक हालिया और काफी दिलचस्प फैसले की गहराई में उतरेंगे। ये ऊपर से देखने पर तो बस एक होम लोन का मामला लगता है, लेकिन इसकी परतों के नीचे एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल छिपा है। एक तरफ है एक आम आदमी गुलाम साबिर और दूसरी तरफ है एक बड़ी फाइनेंस कंपनी पिरामल कैपिटल। और इन दोनों के बीच एक सवाल फंसा था। सवाल ये कि क्या एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी HFC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब NBFC होती है। अब ये सुनने में बड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इस एक सवाल के जवाब पर देश के लाखों छोटे कर्जदारों के अधिकार टिके हुए थे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक तरह से एक चेतावनी भी है और एक ढाल भी। ये दिखाता है कि कैसे नियमों के जाल में कभी-कभी आम आदमी के लिए सुरक्षा कवच भी छिपे होते हैं। बस जरूरत उन्हें ढूंढकर समझने की होती है। और इस पूरे मामले के केंद्र में है एक बहुत ही ताकतवर कानून, जिसे सरफेसी एक्ट कहते हैं। चलिए तो फिर कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। गुलाम साबिर ने सितंबर 2023 में पिरामल कैपिटल से घर के लिए करीब 13,20,000 रुपए का लोन लिया। कुछ समय तक तो मतलब सब ठीक चला, लेकिन फिर पैसों की कुछ तंगी हुई और वो अपनी किश्तें समय पर नहीं भर पाए। और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हुईं। सितंबर 2024 में कंपनी ने उनके लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट या NPA घोषित कर दिया। NPA ये एक फाइनेंशियल टर्म है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी ने मान लिया कि ये पैसा अब शायद वापस नहीं आएगा, है ना? हाँ, एक तरह से डूबत खाते में जा रहा है। तो अब कंपनी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। जी, और उन्होंने कदम उठाया भी। NPA घोषित करने के सिर्फ 11 दिन बाद कंपनी ने गुलाम साबिर को सरफेसी एक्ट के तहत एक नोटिस भेज दिया और उसमें लगभग 13,87,000 रुपए चुकाने को कहा गया। और ये कोई मामूली नोटिस नहीं था। जैसा आपने बताया, ये सरफेसी एक्ट वाला नोटिस था। बिल्कुल। और ये एक्ट, आप समझिए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक तरह का सुपर पावर देता है। सोचिए, आमतौर पर पैसा वसूलने के लिए बैंक को अदालत जाना पड़ता है, सालों मुकदमा चलता है। लेकिन सरफेसी एक्ट क्या कहते हैं, एक VIP पास जैसा है। ये उन्हें इस पूरी लाइन से आगे निकालकर बिना कोर्ट गए सीधे कार्रवाई करने की ताकत देता है। बिना कोर्ट गए? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो सीधे? इसका मतलब ये कि वो आपकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी पर सीधे कब्जा कर सकते हैं। अच्छा। और उसे नीलाम करके अपना पैसा वसूल सकते हैं। ये कानून 2002 में बैंकों के डूबे हुए कर्जे की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। तो बैंकों के लिए तो ये बहुत अच्छा था, वसूली तेज हो जाती होगी। उनके लिए तो वरदान था, लेकिन छोटे कर्जदारों के लिए ये एक दोधारी तलवार भी बन सकता था, क्योंकि इसमें अदावत का चक्कर ही खत्म हो जाता है। तो पिरामिल कैपिटल ने इसी VIP पास का इस्तेमाल गुलाम साबिर के खिलाफ किया। जी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस नोटिस को ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। तो अब देखते हैं कि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो दोनों पक्षों ने क्या दलीलें थी। पहले बात करते हैं गुलाम साबिर के वकील श्री प्रोशित देव की। उनकी दलील बहुत ही सीधी और साफ थी, जिसके 3 मुख्य पड़ाव थे। पहला, उन्होंने कहा कि पिरामल कैपिटल एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी HFC है। इसमें तो कोई विवाद था ही नहीं। ठीक है, ये तो साफ है। आगे क्या? दूसरा पड़ाव वो थोड़ा दिलचस्प है। उन्होंने अदालत को बताया कि 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया था। RBI ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि अब से सभी HFC को NBFC की ही एक श्रेणी माना जाएगा। अच्छा, तो HFC और NBFC अब 2 अलग-अलग दुनिया नहीं रही। बिल्कुल। RBI ने HFCs को NBFC की बड़ी दुनिया में शामिल कर लिया था और यहीं से सारा खेल बदल गया। कैसे? यहीं से उनकी दलील का तीसरा और सबसे मजबूत पड़ाव आता है। उन्होंने सरकार की 2 अधिसूचनाओं का जिक्र किया जो 2020 और 2021 में जारी हुई थी। इन अधिसूचनाओं में साफ लिखा था कि कोई भी बड़ी NBFC जिसकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा हो, वो सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकती है जब कर्ज की रकम 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो। 1 मिनट, तो ये 20 लाख रुपए की सीमा क्यों रखी गई होगी? इसका मकसद क्या छोटे कर्जदारों को इस कड़े कानून की सीधी मार से बचाना था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस सीमा का मकसद यही था कि छोटे-मोटे लोन जैसे 5 लाख का पर्सनल लोन या 15 लाख का होम लोन, इन मामलों में ये कंपनियां सीधे किसी का घर नीलाम ना कर सकें। उन्हें सामान्य कानूनी प्रक्रिया यानी अदालत के रास्ते ही जाना पड़े। ये एक तरह का सुरक्षा कवच था। तो गुलाम साबिर के वकील ने इन तीनों पड़ावों को जोड़ दिया।
पिरामेल एक एचएफसी है, आरबीआई के मुताबिक एचएफसी अब एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी पर 20 लाख की सीमा लागू होती है। और चूंकि गोलम साबिर का लोन 20 लाख से कम था, इसलिए पिरामेल कैपिटल के पास सरफेसी एक्ट वाला वो वीआईपी पास इस्तेमाल करने का अधिकार ही नहीं है। एकदम सही। और अपनी बात को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक ऐसा सबूत पेश किया जो इस केस में आप कह सकती हैं एक स्मोकिंग गन साबित हुआ। उन्होंने आरबीआई की 14 सितंबर 2023 को जारी की गई एक लिस्ट अदालत को दिखाई। किस चीज की लिस्ट थी ये? ये भारत की बड़ी एनबीएफसीज की लिस्ट थी और उसमें छठे नंबर पर साफ साफ पिरामेल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम एक एनबीएफसी के तौर पर दर्ज था। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा सबूत था। मतलब रेगुलेटर खुद कह रहा है कि आप एक एनबीएफसी हैं। जी। इसके बाद तो कंपनी के लिए बचना मुश्किल हो गया होगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। पिरामेल कैपिटल की वकील सुश्री सोनी ओझा ने इन दलीलों का क्या जवाब दिया? और उन्होंने दो दाव खेले। पहला था प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल और दूसरा था मामले की जड़ पर। उनका पहला तर्क था कि ये मामला उच्च न्यायालय में सुना ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये तो वही बात हो गई कि आप गलत काउंटर पर आ गए हैं, पहले उस वाली लाइन में लगिए। आपने खूब कहा, बिल्कुल यही बात थी। उनका कहना था कि सरफेसी एक्ट के तहत अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसके लिए एक खास ट्रिब्यूनल बनाया गया है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डीआरटी। याचिकाकर्ता को पहले वहां जाना चाहिए था, सीधे हाईकोर्ट नहीं आना चाहिए था। और उनका दूसरा तर्क क्या था जो मामले की जड़ से जोड़ा था? उनका मूल तर्क था कि वो एक एचएफसी है, एनबीएफसी नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एचएफसी एक अलग और खास किस्म की संस्था है, इसलिए जो 20 लाख रुपए की सीमा एनबीएफसी पर लागू होती है वो उन पर लागू नहीं होती। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। आरबीआई जो कि इन सभी वित्तीय संस्थानों का बॉस है, वो अपनी लिस्ट में आपको एनबीएफसी बता रहा है और कंपनी अदालत में कह रही है कि नहीं, हम तो अलग हैं। यही इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू था। वो आरबीआई की बात को सीधे तौर पर नकार नहीं रहे थे, बल्कि उसकी व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से कर रहे थे। कैसे? अपने इस दावे के समर्थन में उन्होंने वित्त मंत्रालय की 17 जून 2021 की एक अधिसूचना का हवाला दिया। इस अधिसूचना में कहा गया था कि एचएफसी को सरफेसी एक्ट के मकसद के लिए एक वित्तीय संस्थान माना जाएगा। उनका तर्क था कि देखिए, सरकार हमें एक अलग श्रेणी मान रही है, वित्तीय संस्थान, न कि एनबीएफसी। तो वो वित्तीय संस्थान और एनबीएफसी के बीच के फर्क का फायदा उठाना चाह रहे थे। हाँ। और क्या उन्होंने कोई और सबूत पेश किया? हाँ, उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें अदालत ने एक एचएफसी को सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। उनका कहना था कि देखिए, दूसरे हाईकोर्ट ने भी माना है कि एचएफसी पर यह सीमा लागू नहीं होती। तो अब तस्वीर साफ है। एक तरफ याचिकाकर्ता कह रहा है कि एचएफसी अब एनबीएफसी की छतरी के नीचे आ चुकी है, इसलिए 20 लाख का नियम मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ कंपनी कह रही है कि हम एचएफसी हैं, एक अलग वित्तीय संस्थान है और हम पर ये नियम लागू नहीं होता। अब सबकी नजरें थी जज साहब श्री ऋतुव्रतो कुमार मित्रा पर कि वो इस कानूनी गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। सबसे पहले जज साहब ने कंपनी के प्रक्रियात्मक तर्क को खारिज कर दिया, जो वो कह रहे थे कि मामला डीआरटी में जाना चाहिए। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि यह मामला सिर्फ प्रक्रिया का नहीं है, यहाँ याचिकाकर्ता कंपनी के सरफेसी एक्ट इस्तेमाल करने के मूल अधिकार को ही चुनौती दे रहा है। अधिकार को ही चुनौती दे रहा है। हाँ, सवाल ये नहीं है कि नोटिस सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या कंपनी को ये नोटिस भेजने का हक भी था। और जब किसी संस्था के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन पर ही सवाल उठाया जाए तो उच्च न्यायालय उस मामले को सुन सकता है। ठीक है, तो पहली बाधा तो पार हो गए। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या पिरामिल कैपिटल जैसी एचएफसीज कानून की नजर में एक एनबीएफसी है? इस पर अदालत का क्या कहना था? इस पर जज ने एक जासूस की तरह एक एक करके सारे सुरागों को जोड़ा। उन्होंने 2019 की आरबीआई की उसी प्रेस रिलीज से शुरुआत की और माना कि यहीं से एचएफसी को एनबीएफसी के दायरे में लाने की कहानी शुरू हुई थी। तो अदालत ने भी माना कि 2019 में ही बदलाव की नींव रख दी गई थी? जी, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। फिर जज ने आरबीआई के 2021 के डायरेक्शंस और 2022 के मास्टर सर्कुलर को देखा और वहां उन्हें साफ साफ लिखा हुआ मिला। 2022 के सर्कुलर में तो परिभाषा ही बदल दी गई थी। उसमें लिखा था कि एनबीएफसी का मतलब उन सभी कंपनियों से है जो आरबीआई के साथ पंजीकृत हैं, जिसमें एचएफसी भी शामिल होंगी। अच्छा। जज ने कहा कि इसके बाद तो कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं बचती। आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर एचएफसी को एनबीएफसी परिवार का हिस्सा बना लिया था।
लेकिन उस अधिसूचना का क्या जो कंपनी ने अपने बचाव में पेश की थी, जिसमें एचएफसी को एक वित्तीय संस्थान कहा गया था? यहीं पर जज का विश्लेषण सबसे शानदार था। कंपनी का जो सबसे बड़ा दाव था वो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। वो कैसे? जज ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक वित्तीय संस्थान हैं, लेकिन अगर हम सरफेसी एक्ट और आरबीआई एक्ट की कानूनी परिभाषाओं को एक साथ पढ़ें तो नतीजा ये निकलता है कि लगभग हर वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी के रूप में काम करता है वो एनबीएफसी की ही छतरी के नीचे आता है। तो आप घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। तो कंपनी ने जो सबूत अपने बचाव में पेश किया, जज ने उसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। ये तो कमाल है। बिल्कुल। और आखिर में जज ने उस स्मोकिंग गन यानी आरबीआई की लिस्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कोई सैद्धांतिक बहस नहीं है कि एचएफसी क्या है और क्या नहीं। हमारे सामने एक तथ्य है, देश का सबसे बड़ा बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई अपनी आधिकारिक सूची में पिरामल कैपिटल को एक एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत कर रहा है। इसके बाद और किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले का क्या हुआ जिसका हवाला कंपनी दे रही थी? जज ने उसे भी बहुत सलीके से किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फैसला इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि उस केस में अदालत के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उस खास एचएफसी को आरबीआई ने एक एनबीएफसी के रूप में अधिसूचित किया था। लेकिन यहाँ इस मामले में पिरामल कैपिटल के खिलाफ एक स्पष्ट और ताज़ा सूची मौजूद है। अच्छा। तथ्यों का यही अंतर दोनों मामलों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। तो इन सभी दलीलों और सबूतों की चीर फाड़ के बाद आखिरी फैसला क्या आया? फैसला बिल्कुल साफ और दो टूक था। अदालत ने माना कि पिरामल कैपिटल एक एनबीएफसी है, और चूंकि वो एक एनबीएफसी है इसलिए उन पर सरकार की अधिसूचना के तहत 20 लाख रुपए की न्यूनतम कर्ज सीमा का नियम पूरी तरह से लागू होता है। और क्योंकि गोलम साबिर पर कंपनी का दावा सिर्फ 13.87 लाख रुपए का था, जो 20 लाख की सीमा से काफी कम है, इसलिए पिरामल कैपिटल सरफेसी एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखती। अदालत ने कंपनी द्वारा शुरू की गई पूरी वसूली प्रक्रिया को अधिकार क्षेत्र से बाहर यानी गैर कानूनी बताकर रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि जो नोटिस उन्होंने भेजा था वो कानून की नजर में रद्दी के कागज के बराबर था। ये तो गोलम साबिर के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब उन्हें लोन चुकाना ही नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अदालत ने अपने फैसले में ये बात साफ भी की। उन्होंने कहा कि ये फैसला कंपनी को अपने पैसे वसूलने से नहीं रोक रहा है। वो बस सरफेसी एक्ट के विशेष और शक्तिशाली रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। कंपनी कानून के तहत उपलब्ध अन्य तरीकों जैसे सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें भी आम नागरिक की तरह अदालत की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो वीआईपी पास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कहाँ एक तरफ एक आम इंसान के छोटे से होम लोन का मामला था और दूसरी तरफ इसने वित्तीय नियमों की एक बड़ी और जटिल तस्वीर को हमारे सामने लाकर रख दिया। बिल्कुल। ये फैसला भी खाता है कि कैसे आरबीआई और सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं और सर्कुलर सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं होते, वो एक आम नागरिक के अधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। ये फैसला लाखों छोटे कर्जदारों के लिए एक ढाल का काम कर सकता है, जो शायद ये जानते भी नहीं कि उनके पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच मौजूद है। और वहीं वित्तीय संस्थानों को ये याद दिलाता है कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा नियमों की सीमाओं के भीतर ही करना होता है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस मामले ने एक विशिष्ट वित्तीय सीमा यानी 20 लाख रुपए के महत्व को उजागर किया। एक ऐसा नियम जिसने एक व्यक्ति का घर बचा लिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे वित्तीय जीवन को नियंत्रित करने वाले ऐसे और कितने नियम, सर्कुलर और सीमाएं हैं जिनके बारे में हमें शायद जानकारी नहीं है, और वे अनजाने में हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। शायद ये जानने का समय आ गया है।